वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 13th वीडियो है जो कि टेंसेस के टॉपिक के ऊपर लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर ये जो नोट दिए गए हैं इनको एक दफ़ा स्टडी कर लें, समझ लें और इन पर अमल कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है आप टेंसेस के टॉपिक को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। तो चले आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। फ्यूचर का मतलब आपको पता है मुस्तकबिल है, परफेक्ट का मतलब मुकम्मल होता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी, और टेंस का आपको पता है ज़माने को कहते हैं। अब ये जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये किस सिचुएशन में यूज़ होता है? सिंपल है कि टाइम तो फ्यूचर होगा कि मुस्तकबिल के अंदर किसी ख़ास वक़्त से काम शुरू हुआ है और फिर मुकम्मल नहीं हुआ, चलता ही जा रहा है, कंटिन्यू है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कंटिन्यूस। फ्यूचर में किसी पॉइंट से शुरू हो और फिर चलता रहे, तो इस तरह के जो टेंस होता है इसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। उर्दू हिंदी में इसको जो पहचान है वो बिल्कुल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह है। आखिर में रहा होगा, रहा होंगे, रहे होंगे वगैरह आएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ इजाफी है कि इसके साथ इसमें टाइम का रेफरेंस भी होगा कि फ़र्ज़ करें 5 बजे से कर रहे होंगे, 6 बजे से कर रहे होंगे, 2 दिनों से कर रहे होंगे, 2 सालों से कर रहे होंगे, 1920 से कर रहे होंगे, तो टाइम का रेफरेंस भी इसमें साथ आएगा। रहा होगा ये पहचान है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी रहा होगा ही है या रहा होंगे, इस तरह के होगा आएगा फ्यूचर में, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। टाइम का जहाँ पे रेफरेंस साथ में होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। एक आपको इजाफी चीज़ इस हवाले से और बताता चलूँ जो कि आपको बहुत कम सुनने में मिलेगी बुक्स में भी और वैसे भी, वो ये है कि जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट जो आपका ज़माना है प्रेजेंट, उसके अंदर भी ये यूज़ होता है ख़ास सिचुएशन में। मैं आपको एलेबोरेट करता हूँ ये चीज़ एग्जांपल दे के। 2 दोस्त बैठे हुए हैं, उन्होंने जो है अपने तीसरे दोस्त के ज़िम्मे को काम लगाया, फ़र्ज़ करें ऐसे लिखने का काम लगाया। अब वो 2 बंदे बैठे हुए हैं, तीसरे बंदे से उनका राब्ता नहीं है और अब वो अनसर्टेन है कि जो ऐसे लिखने का काम था, जो उसका स्टेटस था वो क्या था, ठीक है। तो एक बंदा उससे पूछता है क्या ख्याल है, क्या स्टेटस होगा ऐसे का तो या कब से वो लिख रहा होगा। तो दूसरा बंदा जवाब देता है कि भाई वो सुबह से ऐसे लिख रहा होगा, या 2 बजे से लिख रहा होगा, या 9 बजे से लिख रहा होगा। अब ये देखें ना, सिचुएशन तो प्रेजेंट की है और जो ऐसे लिखने का काम शुरू हुआ है वो पास्ट में हुआ है, अभी वो बात कर रहे हैं। और जो अनसर्टेन है बंदा, जो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है कि लिखा या नहीं लिखा, तो वो भी उस वक्त करंट स्टेटस में उसका जिक्र हो रहा है और उसने वो जो काम शुरू किया है वो पास्ट में शुरू किया है, बात प्रेजेंट में हो रही है। और टेंस कौन सा यूज होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। तो इस बात में कभी ज़हन में रखना है कि ये ऑलवेज ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर की बात हो तो ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, ये आपके प्रेजेंट के अंदर भी बात सिचुएशन में यूज़ हो जाता है। और तमाम फ्यूचर टेंसेस के बारे में ऐसा ही है। रेलिवेंट वीडियो जो पीछे वाली है उनके अंदर भी ये मैंने बात आपको एक्सप्लेन की है कि किस तरह से फ्यूचर का जो टेंस है वो प्रेजेंट के अंदर भी यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर एक खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम कहते हैं यार वो खेल रहा है, तो वो बात करते हैं कि यार वो कब से खेल रहा होगा, हमारे ख्याल में वो सुबह से खेल रहा होगा। अब ये फ्यूचर की बात, यहाँ इसमें कोई फ्यूचर का टेंस नहीं, बात नहीं हुई, लेकिन टेंस यही यूज़ होगा कि ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। बेसिक टेंस स्ट्रक्चर आपको पता है सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इंट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को नहीं रखा ताकि सेंटेंस शॉर्ट बने, समझने में आपको आसानी हो। तो सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट होता है वो भी कोई नाउन ही होता है। तो टेंसेस के चेंज होने से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कोई फॉर्म्स चेंज नहीं होती। टेंस जब चेंज होता है तो फॉर्म चेंज होती है वर्ब की, या उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसकी। और हम चूँकि स्टडी भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है मेन वो वर्ब है, वर्ब का सब टॉपिक है टेंस, तो उसमें हम स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली टेंस है ही क्या, वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स ही हैं, ठीक है, जो चेंज होती रहती हैं। तो अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी जी? फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। बेस फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी लगाते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और ये बड़ी सहूलत है आपके लिए कि तमाम पर्सन्स, चाहे वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, उनके अंदर आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है यही यूज़ होगी। और इसके साथ इससे पहले हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा वो यूज़ होगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अब विल हैव बीन या शैल हैव बीन क्यों यूज़ होगा जी? कहाँ पे यूज़ होगा? शैल हैव बीन यूज़ होगा फर्स्ट पर्सन में आई और वी के साथ। विल हैव बीन बाकी तमाम पर्सन में यूज़ होगा। और एक बात इसमें और है कि जो आपका फर्स्ट पर्सन आई और वी, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर जगह शैल हैव बीन यूज़ हो,
विल हैव बीन भी यूज़ हो सकता है। अब विल हैव बीन क्यों यूज़ होता है? उसकी वजह यह है कि अगर फ्यूचर के अंदर यानी फर्स्ट पर्सन आई या वी किसी काम के बारे में बड़ा पुरजोर तरीके से कह रहा है और अपने मजबूत इरादे को शो कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, या कोई कंडीशनल सेंटेंस है तो शैल की जगह विल भी आ सकता है फर्स्ट पर्सन के साथ। और मॉडर्न इंग्लिश के अंदर वैसे भी अब शैल और विल का जो डिफरेंस है ये खत्म होता जा रहा है। मोस्टली तमाम पर्सन के साथ जो है विल ही लगा देते हैं शैल के बजाय, तो ये ठीक ही समझा जाता है। खैर ग्रामर के रूल के लिहाज से चूंकि आई और वी के साथ शैल लगता है इसलिए यहाँ पे मैंने शैल ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि विल भी हो सकता है। अगर कहीं पे विल लिखा है तो वो गलत नहीं है। अच्छा, एक और इसमें चीज़ है, चूंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें टाइम का रेफरेंस होता है, तो टाइम को रेफर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस का इस्तेमाल, सिंस और फार का। सिंस 5 o'clock फॉर 2 days। अब सिंस कहाँ पे यूज़ होना है, फार कहाँ पे यूज़ होना है, एक ही फार्मूला आप जहन में बैठा लें, कभी गलती नहीं होगी। वो ये है, दो चीज़ें याद रखिए, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम, फिगर के अंदर 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, ठीक है, सुबह शाम, ये एग्जैक्ट टाइम है। जो पीरियड ऑफ टाइम है वो एग्जैक्ट टाइम नहीं, वो जस्ट दुरानी है, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 साल, ठीक है, 20 साल। तो ये जो है पिछले साल से, ठीक है, तो ये आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम में फर्ज करें वो कहता है जी मैं 5 बजे से काम कर रहा हूँ, 3 बजे से कर रहा हूँ, 4 बजे से कर रहा हूँ, सुबह से कर रहा हूँ, शाम से कर रहा हूँ, कल से कर रहा हूँ, परसों से कर रहा हूँ, ठीक है, सन 1952 से कर रहा हूँ। तो ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम आपको पता चल रहा है, तो इन सब के लिए क्या है, सिंस यूज होगा। और अगर ये बात की जाए कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ जी, अब ये तो पता चल रहा है कि 2 घंटे से काम कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो 2 घंटे 10 बजे से 12 तक उसने काम किया है, या 4 से 6 किया है, या वो 12 से 2 बजे किया, आपको कोई पता नहीं। मैं जी 3 सालों से ये काम कर रहा हूँ। अब 3 साल जो हैं फर्ज करें, अब वो 2000 जो हैं 17 से 2020 तक बन रहे हैं, या 2010 से 2013 तक बन रहे हैं, आपको कोई पता नहीं, ठीक है। तो जब आपको एग्जैक्ट टाइम का अंदाजा ना हो कि कब एक्चुअल कब कौन से सन से कौन से वक्त से शुरू हुआ है, जस्ट ड्यूरेशन हो कि 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, ठीक है जी, 2 साल, 10 साल, ठीक है, 2 सदियां, तो फिर फॉर होगा, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, फॉर। तो चलें अब देखते हैं, पहले सब के अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, बाद में आपको दूसरे तरह के सेंटेंस बनाने का तरीका बताएंगे, क्योंकि फार्मूला एक ही सब पे लगता है, तो एक ही दफ़ा आपको समझा देंगे, बाकियों को करना आपके लिए आसान हो जाएगा, खुद ही आप उसको कर लेंगे जी। तो देखते हैं जी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई है, उसके साथ अब कह रहे हैं आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, मैं 5 बजे से खेल रहा हूँगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट आपका आई है, उसके साथ आप क्या लग गया, शैल हैव बीन, जैसे मैंने आपको बताया था, और फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई शैल हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, कब से, 5 o'clock से। अब ये टाइम का रेफरेंस आ गया 5 o'clock से, तो फिर इसके लिए क्या होगा, सिंस 5 o'clock। 5 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है तो उससे सिंस लगाया, सिंस 5 o'clock, मैं 5 बजे से खेल रहा हूँ। इसी तरह अगर प्लूरल में वी शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, हम 5 बजे से खेल रहे होंगे। अब नीचे आ रहे हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर में, यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, आप 5 बजे से खेल रहे होंगे। प्लूरल में यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, आप 5 बजे से खेल रहे होंगे। वजह क्योंकि जो आपका सेकंड पर्सन है उसमें सिंगुलर प्लूरल सेम ही होता है, यू ही है। आप एक बंदे से मुखातब हैं, 10 बंदों से मुखातब हैं, यू ही यूज होगा। नेक्स्ट आ जाएगी थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है उसमें ही होगा, शी होगा, इट होगा, या कोई सिंगुलर नाउन होगा। ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, इट जो है ये जानवर के लिए, और वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और या कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है, ठीक है। अब सिंगुलर जो नाउन है ये जानदार भी हो सकता है, बेजान भी, यानी आयशा, नदीम, अफजल, ये सिंगुलर नाउन है। चेयर, टेबल, टीवी, ये भी सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हमने प्ले का यूज़ किया हुआ है वर्ब, तो इसलिए इट जो है वो किसी बेजान चीज़ को तो उधार नहीं करेगा ना, इसका मतलब कोई जानवर या बेजान चीज़ तो नहीं खेल सकती। हाँ, कोई और वर्ब होगा तो इट कोई बेजान चीज़ भी हो सकती है। तो चले जी देखते हैं, स्ट्रक्चर सेम तरह की होगी। एक को आपका पता चल गया, एक का आपको पता चल गया, यानी ही का पता चल गया, तो समझ लग गए शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन है, प्लूरल में सेम ही स्ट्रक्चर यूज होगी जी। तो ही है, चाहे शी है, चाहे इट है, कोई नाउन है, जैसे फर्ज करें अली है, विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटों से खेल रहा होगा। अब चूंकि पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो फॉर आ गया है। अली विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, अली दो, अच्छा नहीं, अभी अफर्मेटिव कर रहे हैं, सॉरी। अब प्लूरल में आ जाए, विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटों से खेल रहे होंगे। अब ये पीरियड ऑफ टाइम है तो 2 hours हो गया जी। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। देखें जी, मैंने आपको बेसिक फार्मूला पिछले वाले टेंसेस में बताया, पिछली वीडियोस में भी, अब भी आपको बता रहा हूँ। जब आपने
नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डेफिनेटली सेंटेंस के अंदर आपने नॉट यूज़ करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि ऑर्डर नहीं उनको पता होता है कि नॉट यूज़ करना कहाँ पे, पोजीशन क्या है सेंटेंस में, ठीक है। तो उसका लिए एक ही आपको फार्मूला बता दूंगा, गलती नहीं होगी। वो फार्मूला ये है कि आपने नॉट जो है ना, वो फर्ज करें आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मिलके काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, या आपका एक ही वर्ड है, ठीक है, आपका एक ही वर्ड है। अगर सिर्फ वर्ब है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर उस वर्ब से बिल्कुल पहले आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल उससे पहले, ठीक है, बिल्कुल क्लोज। अगर हेल्पिंग वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया, चाहे वो एक वर्ड पे है, चाहे 2 वर्ड पे मुश्तमिल है, चाहे 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। अगर अकेला हैव है तब भी ठीक है बिन है तब भी ठीक है, विल हैव बिन तब भी ठीक है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है। तो जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, चाहे वो एक वर्ड पे है, चाहे 2 पे है, चाहे 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, आपने नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड है उसके बाद लगाना है। ये फार्मूला याद रख लें, कभी गलती नहीं होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट लगेगा मेन वर्ब से बिल्कुल पहले, और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है, अगर एक वर्ड पे मुश्तमिल है तो बस उसके आगे आप लगा दें, उसके आगे बिल्कुल एडजेसेंट आप उसे नॉट लगा दें। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो नो प्रॉब्लम, आपने नॉट पहले वर्ड के आगे लगाना है, बस ये आपने एक याद रख लें, फार्मूला कभी गलत नहीं होगा। इसी तरह जब आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डेफिनेटली हम वर्ब को लेके जाते हैं सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर जाते हैं। अब अगर हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड पर मुश्तमिल है फिर तो मसले खत्म हो गया ना, उसको उठाया सब्जेक्ट से पहले ले गए, आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यूज कर दी। लेकिन अगर आपका हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड है सिर्फ उसी को उठा के आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यूज कर देना है, ये जी आपका ये सेंटेंस बन गया। बाकी सेंटेंस के बाकी किसी वर्ड की स्ट्रक्चर को आपने नहीं छेड़ना, पोजीशन को नहीं छेड़ना। अभी करेंगे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा जी। आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। अब मेन वर्ब इसमें प्लेइंग है, शैल हैव बीन, वैसे तो ये सारे वर्ब है शैल हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, लेकिन चलें आपको समझाने के लिए, अब ये हेल्पिंग वर्ब हो, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन। अब ये तीन इसमें वर्ड्स हैं, आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे, आई शैल हैव नॉट बीन, गलत हो गया, आई शैल हैव बीन नॉट गलत हो गया, आई शैल हैव बीन प्लेइंग नॉट, ये भी गलत हो गया। मैंने आपको बताया कि अगर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो मेन वर्ब से पहले, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो एक पे वर्ड पे मुश्तमिल है तो बस हेल्पिंग वर्ब के आगे, अगर 2 या 2 से ज्यादा तो आपने पहले को लेना है। अब यहाँ पे ये 3 आपको वर्ड नजर आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब में, तो आपका कहाँ पे आएगा नॉट, ये पहले के बाद में, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, मैं 5 बजे से नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आपने जब बनाना है, अच्छा ये अब आपके पास सेंटेंस आ गए, मैं आपकी समझाने में सहूलत पैदा करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है ना तो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को बेस बनाना है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस से आपने इंट्रोगेटिव को ड्राइव करना है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को आपने नेगेटिव सेंटेंस से ड्राइव क्यों करना है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस है ना, इनकी स्ट्रक्चर मिलती जुलती है, तो बना ड्राइव करने में आसानी होगी। इसी तरह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की स्ट्रक्चर मिलती जुलती है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव को नेगेटिव से ड्राइव करना आपके लिए आसान होगा, लेकिन इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जैसे ईजी लगे आप कर सकते हैं। मैंने आपको सहूलत पैदा करने के लिए बताया, और वैसे भी जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने ये कैसे लगाना है, क्या करना है, फिर तो ऑटोमेटिकली चलता जाएगा आपका पेन, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। और ये फार्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो पहला वर्ड होगा हेल्पिंग वर्ब का उसके साथ आपने नॉट लगाना है, सब्जेक्ट से पहले भी आपने किसको लेकर जाना है, आपने पहले वर्ड को लेकर जाना है। अब ये हमने क्या किया है, अब नेगेटिव बनाया तो शैल के बाद नॉट हो गए, अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसको बेस सेंटेंस के तौर पर लिखें, क्या करेंगे, सिंपली ये आपका पहला वर्ड ही बाहर जाएगा, शेल, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, क्या मैं 5 बजे से खेल रहा हूँ, आगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी आगे। अब ये देख लें, बाकी किसी वर्ड को आपने नहीं छेड़ना, किसी वर्ड की पोजीशन को चेंज नहीं करना, जस्ट आपने शेल को पीछे ले जाना है, ठीक हो गया। इसी तरह अब हमने बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें भी ऐसे ही है, आपके पास ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको आप बेस बना लें, ठीक है। अब इससे आपने क्या करना है, सेम वही तरीका है, आपने कुछ भी नहीं करना, ये पहला वर्ड जो है यही, इसी को आपने सब्जेक्ट को बाहर ले जाना है और एंड पे इंट्रोगेशन लगा देना। अब देख लें, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, तो इसमें देखें शेल बाहर आ गया, शेल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। अच्छा यहाँ पे गलती होती है बड़ी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शेल आई
हैव नॉट बीन कर देते हैं, नॉट को फिर चेंज कर देते हैं। ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हुए सिर्फ आपने जो आपका हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड है सिर्फ उसी की पोजीशन को चेंज करना, बाकी सेंटेंस को नहीं आपने छेड़ना, वरना गलती करेंगे। अब ये आपने नॉट लगा दिया ना इसके साथ, बस ये आप सेंटेंस है। अब आपने इससे मजीद इंट्रोगेटिव इसको करना है तो आपने नॉट को नहीं छेड़ना, आपने जस्ट ये पहले वर्ड को पीछे ले जाना। भाई ये बात अपने ध्यान में बैठा लें, कभी भी आपको जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए आप गलती नहीं करेंगे। लें जी ये फार्मूला है, ठीक है, और तमाम जो हैं पर्सन्स और सिंगुलर प्लूरल सब के ऊपर ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसलिए बार बार अब सब में मैं आपको नहीं समझाऊंगा, टाइम बचाने की कोशिश करते हैं, रीडिंग एक दफ़ा कर लेते हैं ताकि चलें मजीद क्लियर हो जाए। वी शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, हम 5 बजे से खेल रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, हम 5 बजे से नहीं खेल रहे होंगे। शैल आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, शैल वी आएगा, सॉरी यहाँ पे वी आएगा। शैल वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, क्या हम 5 बजे से खेल रहे होंगे। शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, क्या हम 5 बजे से नहीं खेल रहे होंगे। इसी तरह सेकंड पर्सन में सिंगुलर जी, यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, आप 5 बजे से खेल रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, आप 5 बजे से नहीं खेल रहे होंगे। विल यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, क्या आप 5 बजे से खेल रहे होंगे। जी ये गलती होगी है जी, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो आपने उसके आखिर में डालना है, ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है। और यहाँ पे भी वी था। तो विल यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, क्या आप 5 बजे से खेल रहे होंगे। विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, क्या आप 5 बजे से नहीं खेल रहे होंगे। प्लूरल में भी सेम ही होगा क्योंकि आपको पहले बताया हुआ है सिंगुलर हो या प्लूरल हो सेकंड पर्सन सेम यू ही होता है। आगे आ जाए जी, थर्ड पर्सन चाहे ही है, चाहे शी है, चाहे इट है, चाहे सिंगुलर नाउन है, सबकी स्ट्रक्चर सेम ही है। एक को हम देख लेते हैं जी, ही है, चाहे शी है, चाहे इट है, चाहे अली है, सेम स्ट्रक्चर है। अली विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, अली 2 घंटे से खेल रहा होगा जी। अली विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, अली 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। विल अली हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या अली 2 घंटे से खेल रहा होगा। विल अली नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या अली 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। इसी तरह प्लूरल में देख लें, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खेल रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से खेल रहे होंगे। विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटों से खेल नहीं रहे होंगे। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। और इस वीडियो के बाद अब हमारा ये जो टेंसेज का टॉपिक है, ये जो 12 टेंस थे हमारे, ये भी कंप्लीट हो गए हैं। टोटल 13th वीडियो हैं। जो पहली वीडियो उसमें टेंसेज का इंट्रोडक्शन दिया है वो भी बहुत ज़रूरी है देखना। इसके अलावा ये चीज़ें भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आती टेंसेज की, आपको समझ नहीं आएगी, तो ये 13th वीडियो है, अलग-अलग करके बनाई है। इनको कंबाइन करके जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट है, एक वीडियो की शक्ल में भी रख दिया गया है। टेंसेज के ऊपर और भी वीडियो हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, मज़ीद अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी करने के लिए। तो अगर आप उनको भी साथ में देखते हैं तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी अच्छी डेवलप हो जाएगी और पुख्तगी आ जाएगी। आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कंक्रीट हो जाएगा। तो व्यूअर्स अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।